नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद। आज हम देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बात कर रहे हैं और आज हम दक्षिण के उस राज्य की बात कर रहे हैं जिस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी ने देश के 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया है। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु की। तमिलनाडु कभी अम्मा के नाम से जाना जाता था। अम्मा मतलब जयललिता। जयललिता और करुणानिधि पिछले लगभग 40-50 वर्षों से तमिलनाडु की राजनीति के एक अहम किरदार थे, एक अहम राजनीतिक योद्धा थे और उन दोनों की राजनीति कभी जयललिता के रूप में और कभी करुणानिधि के रूप में सामने आती रही। एक बार जयललिता सत्ता पर काबिज होती तो अगली बार करुणानिधि जयललिता के खूंटे को, यानी जयललिता के सत्ता के खूंटे को उखाड़ के फेंकते और उस सत्ता पर काबिज हो जाते और ये अनवरत लगातार चलता रहा। 2016 तक चलता रहा। 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु की राजनीति में अजीब घटनाक्रम हुई। 2016 के परिणाम रिजल्ट निकलने के बाद जयललिता का लंबी बीमारी के बाद रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। यानी आज AIADMK को संभालने के लिए जयललिता नहीं है। उसी तरह 2 सालों के बाद 2018 में करुणानिधि की भी मौत हो गई। यानी आज 2021 के विधानसभा चुनाव में जयललिता भी नहीं है और करुणानिधि भी नहीं। यानी तमिलनाडु के पर लंबे समय तक शासन करने वाले 2 अभूतपूर्व नेता, तमिलनाडु के मान्य नेता, दोनों में से कोई नहीं है। यानी इस बार का जो चुनाव है 2021 का चुनाव, तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव 2 बड़े नेताओं के गायबाने में लड़ा जा रहा है और इस बार बीजेपी भी अपनी किस्मत हर बार की तरह आजमा रही है और एक संजोग ऐसा देखिए कि तमिलनाडु में अब तक बीजेपी का कोई खाता नहीं खुल सका है। बीजेपी फिर भी तमिलनाडु में अपनी जड़ जमाने के लिए एड़ी चोटी एक कर रही है। वो सब कुछ कर रही है जो जीत के लिए करनी चाहिए, यानी सत्ता को हथियाने के लिए, सत्ता पर कब्जा करने के लिए और किसी का सहयोगी ही बनकर उसकी सरकार बनने और बनाने के लिए अहम योगदान दे रही है। और यही वजह है कि बीजेपी के नब्ज़ को AIADMK ने पकड़ लिया है और उसकी इसी कमज़ोरी को पकड़ते हुए एक राष्ट्रीय पार्टी को, बीजेपी को 20 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। बीजेपी 20 सीटों पर तमिलनाडु में चुनाव लड़ रही है। इधर बीजेपी AIADMK के साथ गठबंधन में है तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में कांग्रेस DMK के साथ गठबंधन में है। DMK मतलब करुणानिधि की पार्टी, यानी जिनकी पार्टी के सर्वे सर्वा अब स्टालिन है। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और BJP जैसी राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय दलों के सामने इतने बौने कैसे हो गए। कई ऐसे सूबे हैं जिसमें दोनों राष्ट्रीय पार्टी बौने बनकर राजनीति कर रहे हैं। उसमें तमिलनाडु भी एक ऐसे ही राज्य के रूप में है जहां दोनों राष्ट्रीय पार्टी की औकात दिखा दी गई है। बीजेपी को 20 सीटों पर समझौता करना पड़ा है और कांग्रेस को 25 सीटों पर समझौता करके चुनाव लड़ने पड़ रहा है। तमिलनाडु में 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का गठबंधन DMK के साथ था।
सीपीआई, सीपीएम एवं कुछ छोटे बड़े दल उस गठबंधन में शामिल थे और बीजेपी जयललिता की पार्टी AIADMK के साथ गठबंधन में थी। कांग्रेस ने 2016 के विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, यानी बीजेपी ने तमिलनाडु में अपना खाता भी नहीं खोल सका। यानी बीजेपी के पास तमिलनाडु में अभी तक सूखा ही सूखा है और इसलिए बीजेपी चाह रही है कि 2016 में न सही 2021 में हम ज़रूर खाता खोल लें। और इसी वजह से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पर भी नज़र बनाए रखे हैं, नज़र गड़ाए रखे हैं। उनकी ये दृष्टि है कि कम से कम एक सीट तो वहाँ ले आए, अपना खाता तो खोल लें और जो मौजूदा सरकार है उसकी सरकार को बनाए और बचाए रखे। दरअसल 2016 के विधानसभा चुनाव में उस समय जयललिता मौजूद थी और 136 सीट लाकर उन्होंने बहुमत का आंकड़ा पूरा कर लिया था। तमिलनाडु में 234 विधानसभा की सीट है और 118 जिसे आ जाता है वो सरकार बना लेते हैं, यानी जादुई आंकड़ा 118 है। और 234 में से जयललिता ने 136 सीट लाकर अपना रुतबा, अपना मुकाम और अपनी लोकप्रियता तमिलनाडु ही नहीं पूरे देश के सामने दिखा दी थी कि देखो हम में अब भी वो सारी सिफतें हैं जिस सिफतों को जनता देखना परखना चाहती है और वो सिफतें हम में मौजूद हैं। और जनता ने, तमिलनाडु की जनता ने 234 में से अपनी अम्मा को 136 सीटें देकर सरकार बनाने का उन्हें न्योता दे दिया। और जयललिता रिज़ल्ट के बाद बीमार पड़ती हैं और बीमार, लंबी बीमारी और अस्पताल में उनका निधन हो जाता है और ये निधन रहस्यमयी निधन कहलाता है। और यही वजह है कि DMK मौजूदा सरकार के ख़िलाफ़ अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि मौजूदा सरकार को जनता इस बार तमिलनाडु में रहने नहीं देगी, वो बदलाव चाहती है और अगर हम जीत जाते हैं तो जयललिता की मौतों की जांच करेंगे और दोषियों को सज़ा दिलाएंगे। यानी DMK के हाथ एक ऐसा मोहरा लगा है जिसके बल पे वो सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं। दरअसल उन्होंने ये मुद्दा इसलिए उठाया है कि जयललिता तमिलनाडु में काफ़ी ख्याति प्राप्त मुख्यमंत्री थी। ख्याति प्राप्त अभिनय में भी उनका आसानी नहीं था। फिल्मों में उन्होंने अच्छे अदाकारा के रूप में नाम कमाया था और उनके फिल्म भी चर्चित रहे थे और राजनीति में भी उनका रसूख और राजनीति में उनकी कद्र होती थी। यही वजह थी कि लोग उनसे बहुत प्यार करते थे और उसी प्यार की वजह से जयललिता को वहाँ के लोग बड़े प्यार से अम्मा कह कर पुकारते थे। और जयललिता ने भी अपनी जनता के लिए बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन बीमारी ने उन्हें फिर से जनता के सामने आने नहीं दिया। वो अस्पताल में ही उनकी मौत हो गई और उनके मौत के बाद तो दुखों का तमिलनाडु की जनता में ऐसा लगा कि जैसे जयललिता ख़त्म नहीं होगी बल्कि उनके प्रशंसक ख़त्म हो गए। कई लोगों ने तो आत्महत्या भी की और कई लोगों ने तो उनके शोक में आत्महत्या करने की कोशिश भी की। यानी जयललिता के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं, ऐसे भी उनके प्रशंसकों ने एक संदेश दिया। और यही प्रशंसकों के संदेश, प्रशंसकों की जयललिता के प्रति सम्मान भाव को DMK ने उठा लिया है और उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आती है तो हम जयललिता की मौतों और उसकी साजिशों का पर्दाफाश करेंगे और जो दोषी होंगे उनको हम सज़ा दिलाएंगे।
जाहिर सी बात है कि डीएमके ने जो मुद्दा लपका है, ये मुद्दा तमिलनाडु की जनता के दिलों का मुद्दा है। तमिलनाडु की जनता भी जानना चाहती है कि आखिर जयललिता की किस तरह से रहस्यमयी मौत हो गई, जयललिता हॉस्पिटल से ज़िंदा क्यों नहीं वापस आई और जयललिता की क्यों मौत हो गई, किस तरह मौत हो गई। जयललिता की मौत सही माने में अब तक एक रहस्यमयी बनकर रह गई है। हालांकि जयललिता AIADMK की मुखिया थी, उसकी जांच परख पड़ताल कराने की जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की थी, लेकिन आखिर क्या वजह थी कि उनकी पार्टी होते हुए, उनकी सरकार होते हुए जयललिता की मौत और रहस्यमयी मौत पर से पर्दा अब तक क्यों नहीं हटा गया है। और यह मुद्दा डीएमके ने क्यों लपक लिया? जाहिर सी बात है कि डीएमके ने इसलिए लपक लिया कि इस मुद्दे को इग्नोर किया गया AIMDMK की तरफ से, और जब उन्होंने इस मुद्दे को इग्नोर किया तो डीएमके को लगा कि ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है, और उन्होंने जनता के नब्ज़ पर हाथ रखते हुए, जनता की भावना को देखते हुए और उस भावना को वोट में भजाने की गरज से डीएमके ने कह दिया कि हम जैसे सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले हम जयललिता के रहस्यमय मौत के कारणों का पता लगाएंगे और उस मौत के जिम्मेदार लोगों को बख्शेंगे नहीं, उनका पर्दाफाश करेंगे, उनको जनता के सामने लाएंगे, उनको किसी तरह की माफ़ी नहीं दी जा सकती है। दरअसल 2016 के विधानसभा चुनाव में डीएमके का बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। डीएमके सिर्फ 234 में से 89 सीटें लाई थी और उनके सहयोगी कांग्रेस को सिर्फ 8 सीट मिली थी, और बाकी जो सहयोगी थे उसकी सीटों की संख्या इतनी कम थी कि जाहिर सी बात है कि वो कुछ कर नहीं सकते थे और उन्हें विपक्ष में बैठना उनकी मजबूरी बन गई। तमिलनाडु की राजनीति, या आप कहें कि दक्षिण भारत की जो राजनीति है, उसमें एक चलन, एक परंपरा, एक रिवाज और एक प्रथा की तरह है कि एक बार एक टर्म में कोई और पार्टी आती है, दूसरी बार कोई दूसरी पार्टी आती है, यानी लगातार किसी भी पार्टी को शासन करने का मौका नहीं मिलता है। जिस तरह पश्चिम बंगाल में लेफ्ट ने 20 सालों तक शासन किया, ममता बनर्जी 10 सालों से शासन करने के बाद 15वें साल में शासन करने की तैयारी कर रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने 15 साल का शासन करने के बाद 20वें साल के शासन के लिए जीत कर तैयार होकर बैठे हैं और वो शासन कर रहे हैं, उस तरह की बात आपको दक्षिण में देखने को नहीं मिलेगी और तमिलनाडु में तो ख़ास कर नहीं मिलेगी। तो इसलिए एक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, वह एक कयास लगा जा रहा है कि जिस तरह के तमिलनाडु में मुद्दे डीएमके उठा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि सत्ता हस्तांतरण होने जा रहा है और इस बार संभव है कि तमिलनाडु की जनता AIMDMK को कहे कि अब आप 5 साल के लिए थोड़ा आराम कर लें, दूसरे को मौका दें। और इसलिए कि डीएमके ने एक बात और कही है, जो पेट्रोल की महंगाई की मार तमिलनाडु की जनता झेल रही है, उन्होंने तमिलनाडु की जनता को साफ संदेश दिया है कि आप मुझे सत्ता में लाएं, मैं टैक्स में कटौती करके पेट्रोल की कीमतों को कम करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है कि एक सरकार चाहे तो बढ़ी हुई पेट्रोल की कीमतों को अपने टैक्स को कम कर सकती है, और ये साहस ये दिखाया है एक पार्टी ने, डीएमके ने, जो कांग्रेस की सहयोगी है, और उसने ये जनता से भरपूर वादा किया है, और उसमें एक ऐसा वादा किया है जो महंगाई से रिलेटेड है, और वो है पेट्रोल। जब भी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो उसके कई अवगुण सामने आ जाते हैं। महंगाई कई तरह से चौतरफा हमला करती है, और उसमें महंगाई के चौतरफा हमले में पेट्रोल एक बहुत बड़ा कारण बनता है, एक बहुत बड़ा कारक बनकर सामने उभरता है, और उसी कारण और कारक को जनता के सामने पेश करके डीएमके ने जनता का दिल जीतने की कोशिश की है। हो सकता है कि ये 2 मुद्दे डीएमके के लिए वरदान साबित हो और डीएमके सत्ता परिवर्तन करके सत्ता पर काबिज हो जाए तो कोई अनुचित बात नहीं होगी, और संभव है कि डीएमके जिस तरह से सत्ता को हथियाने के लिए
और जिस तरह से तमिलनाडु की जनता की इच्छा को भुनाने की कोशिश कर रही है वो AIADMK के लिए थोड़ा असहज तो ज़रूर है। तमिलनाडु की राजनीति में दो अहम किरदार यानी DMK AIADMK के अलावा कमल हासन भी हैं, यानी उनकी अपनी पार्टी MNM भी तमिलनाडु की राजनीति में एक इतिहास रचने का सपना देख रही है। सपना और सोच को क्रियान्वित करने के लिए, जनता के लिए कुछ बेहतर करने की प्लान के साथ एक योजना बनाकर राजनीति में कमल हासन कूद चुके हैं। कमल हासन का अपना एक फिल्मों में रुतबा रहा है, रसूख रहा है और सामाजिक रूप से भी जनता में उनकी गहरी पैठ है। तमिल सिनेमा के महानायक और हिंदी फिल्मों में अपनी पटकथा, अभिनेता और अभिनय के ज़रिए जो छाप छोड़ी है वो अमिट छाप है। और यही वजह है कि भारत सरकार के दो महत्वपूर्ण अलंकार से भी उन्हें अलंकृत किया गया है, यानी पद्म विभूषण और पद्म श्री से भी उन्हें नवाजा गया है। फिल्मों की दुनिया ने भी उन्हें कई अहम पुरस्कारों से नवाजा है। अभिनय के क्षेत्र में भी, बाल कथाकार के क्षेत्र में भी, पटकथा के क्षेत्र में भी, निर्देशन कला के क्षेत्र में भी और साहित्य के क्षेत्र में भी उनकी योगदान को देखते हुए कई तरह के उन्हें पुरस्कार मिले हैं, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार सबसे ज़्यादा शामिल है। तो जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु की राजनीति में कमल हासन भी और उनकी पार्टी MNM भी अपनी कुछ न कुछ भूमिका ज़रूर दिखाएगी और जनता के बीच लोकप्रिय कमल हासन उसे अपनी लोकप्रियता को वोट में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु में महिला वोटरों की भी तादाद पुरुष से ज़्यादा है और महिलाएं तमिलनाडु की महिलाएं कमल हासन की लोकप्रियता से प्रभावित हैं और राजनेता से उबे हुए लोग ज़रूर चाहेंगे कि राजनीति को साफ करने वाला, राजनीति की खेती में से खरपतवार को उखाड़ कर फेंकने वाला कोई शख्स, कोई शख्सियत अगर आ जाए तो उसे जिताने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और हो सकता है कमल हासन में अगर वो ये चीज़ देख रहे हैं, ये अक्स देख रहे हो कि कमल हासन सियासत की खेती में से उगाए खरपतवार को फेंक सकते हैं, खरपतवार को उखाड़ कर बाहर कर सकते हैं और तमिलनाडु की राजनीति को स्वच्छ साफ सुथरा कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु की जनता उन्हें ज़रूर वोट देगी और उन पे ज़रूर भरोसा करेगी, इसलिए कि मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। उनके कई नेताओं पे भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं और इसी वजह से वहाँ की जनता अगर साफ़ सुथरी सरकार बनाने की कोशिश में जुटी हुई होगी तो जाहिर सी बात है कि MNM की तरफ भी एक बार देखेगी, कमल हासन पर भी एक बार भरोसा करेगी और उनके प्रति उम्मीद का एक चिराग जलाएगी, जिससे पूरा तमिलनाडु रोशन उठे, जगमगा उठे। अब हम बात करते हैं कि न जयललिता रही तमिलनाडु में और न ही करुणानिधि रहे, तो करुणानिधि की बागडोर जो है वो उनके दूसरी पत्नी के से तीसरे बेटे यानी स्टालिन संभाल रहे हैं। स्टालिन की राजनीति युवा राजनीति से शुरू होती है। 1984 में उन्होंने विधायक का यानी विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए चुनाव, यानी पहली बार में वे चुनाव हार गए और एक मुख्यमंत्री के पुत्र होने के बावजूद तमिलनाडु की जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और वो चुनाव हार गए। लेकिन अगले 5 वर्षों के बाद जब तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो जीत गए और फिर अगले 5 वर्ष के बाद जब वो विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो चुनाव हार गए। यानी कहने का मतलब कि एक बार वो चुनाव जीतते और एक बार वो चुनाव हारते, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। स्टालिन अपने पिता की तरह पूरी हिम्मत के साथ तमिलनाडु की सियासत में खड़े रहें, उनके लिए हार जीत कोई मायने नहीं रखा और यही वजह थी कि वो चेन्नई के मेयर भी बने। करुणानिधि एक अभिनेता के साथ साहित्य
फिल्म निर्देशन में भी उनका एक अहम मुकाम रहा और स्टालिन ने भी अपने पिता के इस पर पदचिन्हों पर चलते रहे। उन्होंने भी साहित्य में किस्मत आजमाई, उन्होंने भी फिल्म निर्देशन में किस्मत आजमाई और उन्होंने भी अभिनेता के रूप में किस्मत आजमाई, उन्होंने भी छोटे सीरियलों में काम करके किस्मत आजमाई। लेकिन उन्हें बहुत जल्दी ये पता लग गया कि जो पिता में तेवर है, जो पिता में प्रतिभा है, वैसी प्रतिभा इनमें नहीं है। इसलिए इन्होंने साहित्य को, फिल्म को, टीवी सीरियल को, धारावाहिक को बाय बाय कह दिया और पूरी तरह से राजनीति में कूद पड़े और राजनीति में अपना इन्होंने एक स्थान बना लिया और पिता के सबसे प्रिय पुत्र के रूप में रहे और पिता ने भी इन पर भरोसा किया और पूरा का पूरा कमान अपनी ज़िंदगी में ही एक तरह से इन्हें सौंप दिया। लेकिन पूरी तरह से जो कमान इन्होंने स्वीकार किया, जो कमान इनको मिला, वो उनकी मृत्यु के बाद यानी 2018 के बाद, जब करुणानिधि की मौत हो गई, उनके मरने के बाद, उनकी मौत के बाद जब पार्टी का इनके कंधों पर आई, तो तब तक 2019 का लोकसभा चुनाव सर पे था और इन्होंने पूरी अब तैयारी की और उस तैयारी में तमिलनाडु की लगभग 38 सीटों में से 37 सीटों पर इन्होंने जीत का परचम लहराया। यानी तब 2019 में तमिलनाडु में AIDMK यानी स्टालिन को जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ और उन्होंने 37 सीटें जीत ली। और आज जो है उनके मुकाबला में AIDMK जयललिता के मौत के बाद पार्टी जो है 2 धड़े में बंट गई। एक धड़े का नेतृत्व पनीर सेल्वम ने किया, यानी जयललिता की मौत के बाद पनीर सेल्वम मुख्यमंत्री बने और उसके बाद राजनीति गरमाई और शशिकला के नेतृत्व में एक धड़ा सामने आया और शशिकला ने पलानीस्वामी को अपना नेतृत्व सौंपा और वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गई, इसलिए कि शशिकला मुख्यमंत्री बनती, उनको बनाने में कुछ देर हुई, राज्यपाल ने समय कुछ ज़्यादा ले लिया और जिसकी वजह से वो शपथ नहीं ले सकी और इस बीच में एक ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से शशिकला की राजनीति ही ख़त्म होकर रह गई। हालांकि शशिकला और जयललिता दोनों बहुत अच्छी सहेली थी और इस बीच सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता और शशिकला दोनों दोषी ठहराई गई और इसमें जयललिता की तब तक मृत्यु हो गई थी फैसले आने तक, और लेकिन शशिकला बच गई थी। शशिकला को जेल जाना पड़ा और नतीजतन शशिकला का पूरी की पूरी राजनीति उनकी ख़त्म हो गई और इस बीच पलानीस्वामी ने राजनीति पर कब्ज़ा कर लिया और शशिकला को दूध की मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिया और पलानीस्वामी ने पनीर सेल्वम को भी अपने कब्ज़े में ले लिया और उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति यानी AIADMK पर अपना प्रभुत्व कायम किया और आज तक उन्हीं के प्रभुत्व में पार्टी चल रही है। यानी बहुत ही सुलझे हुए और राजनीति के चाणक्य बनकर वो उभरे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ तमिलनाडु की यात्रा पर थे, तमिलनाडु की अतकथा आपके सामने पेश कर रहे थे। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे और फिर आपसे एक निवेदन कि हमारे चैनल दूसरा मत को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें और अपने अनमोल सुझाव से हमें अवगत कराएं। नमस्कार। हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।